हाय एवरीवन, अंशुल इस साइड फ्रॉम आरकेआर ओवरसीज एजुकेशन। इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले 5 ऐसे पॉइंट्स या 5 ऐसी मिस्टेक्स जो आप लोग एज एन एप्लीकेंट अगर आप जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो कौन कौन सी मिस्टेक्स एक कॉमन होती है जो कि स्टूडेंट्स करता है, उनको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं और कौन से पॉइंट्स को हमें आगे आने वाली एप्लीकेशन जैसे कि जो समर 25 का भी इंटेक आएगा उसको डिस्कस करेंगे। अब ये सारे ही पॉइंट्स और जो मिस्टेक्स वगैरह हैं ये हमने कैसे एनालाइज किया है इस पूरे 24 के इंटेक में, समर और विंटर दोनों के। जो स्टूडेंट्स की मेरे पास में क्वेरी आई थी, जैसे मेरे पास हम लोग के पास काफ़ी क्वेरीज आते रहती कि भाई हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ नहीं एडमिशन मिल पाया या रिजेक्शन का रीजंस ये वाले थे, उसको एनालाइज करने के बाद में ये पॉइंट्स हमने बनाए हैं और उसको एक एक करके अब इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहला इसीलिए इस वीडियो को आप लोग कोशिश करो कि लास्ट तक देखो ताकि अपने आप लोग क्लियरिटी आप लोग को मिल जाए कि अभी जो नेक्स्ट इंटेक आएगा या मान लो फ्यूचर में भी अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको कौन से ऐसे पॉइंट्स जो ध्यान में रखने हैं जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट इस टॉपिक पे अपने इस वीडियो पे जो डिस्कस करेंगे वो है कि उसको आप कह सकते हो कि फर्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू अप्लाई टू अ मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ पॉसिबल, है ना। अब इसका क्या मतलब है कि मान लो आपको मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है या मान लो बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। आपका कोई बीटेक सीएस का स्टूडेंट है और कंप्यूटर साइंस करने के बाद में मेजरली मेरे पास में जो भी कंप्यूटर साइंस के बच्चे आते हैं उनको क्या करना होता है, वो डेटा साइंस या एआई या एमएल उनका फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, ठीक है। अब विंटर और समर वाला जो इंटेक होता है जर्मनी का पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें इनमें ऑप्शंस लिमिटेड ही होते हैं ना। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसी भी स्टूडेंट का होता है इंग्लिश टॉप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने का। अब जब आप मान लीजिए आपके पास में जो अगला समर का इंटेक आएगा उसमें इसमें आपको डेटा साइंस में ऑप्शन हद से हद 8 या 10 मतलब यूनिवर्सिटीज़ मिली, ठीक है। अब आपने उसी में अप्लाई किया, जब आपको पता है कि भाई कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से सिर्फ डेटा साइंस नहीं, आप लोग अप्लाई कर सकते हो डेटा साइंस में, मास्टर्स भी कंप्यूटर साइंस में कर सकते हो, इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, एआई के अलग कोर्सेज हो गए हैं, आप साथ में साइबर सिक्योरिटी, आईटी सिक्योरिटी हो गया, एंटरप्राइज सिक्योरिटी जैसे कोर्सेज हो गए हैं, है ना। ये सारे कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। तो जो जर्मनी का इस साल का जो मान लीजिए कट ऑफ गया है बेसिकली सारी ही यूनिवर्सिटीज़ में, या जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हर एक यूनिवर्सिटी रिसीव कर दी है जर्मनी में, वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है ना। आप एक एग्जांपल के तौर पे एक यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंगन है, वो गॉटिंगन में उनको जो डेटा साइंस का कोर्स था उन्होंने मात्र 13 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए हैं विंटर 24 के इंटेक में। एप्लीकेशंस कितनी रिसीव हुई है उनको? मोर देन 5000 एप्लीकेशन रिसीव हो रही है। अब ऐसे में अगर आप सोचोगे कि अच्छा मैं ये 3-4 जगह पे अगर अप्लाई करता हूँ और मेरे को वहाँ से एडमिशन मिल जाए, है ना, वो बहुत ही मुश्किल एक चीज़ हो गया आज के टाइम में जर्मनी में, खास करके पब्लिक यूनिवर्सिटी में। तो आपको अपने ऑप्शंस बढ़ाने पड़ेंगे और हमेशा एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको एडमिशन उन्हीं कोर्सेज में मिल सकता है जो आपके बैचलर्स की पढ़ाई के बिल्कुल रेलिवेंट होते हैं। एक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरे को स्टूडेंट आके बोला कि मेरे को आप डेटा साइंस में एडमिशन दिलाओ पब्लिक यूनिवर्सिटी में, नहीं मिल पाएगा, है ना। बहुत ही किस्मत वाले अगर आप होते हो, बहुत ही आउटस्टैंडिंग आपका प्रोफाइल अगर हो रखा होगा तो शायद एक बार को 1% का चांस है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसलिए रेलेवेंसी बहुत मैटर करती है। प्लस अपने नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस 10, 15, 12 मान लो अप टू 18, 20 तक भी हम लोग सिंगल स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करते हैं, तब जाके पब्लिक यूनिवर्सिटी से एडमिशन रिसीव होते हैं, ठीक है। जो सेकेंड पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे, मान लो जो मिस्टेक्स वाले आप लोग कॉमन करते हो, वो आती है मिस्टेक्स डॉक्यूमेंटेशन में। अपने को सबको मेजरली जो भी जर्मनी के यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करता होगा पब्लिक में, मैक्सिमम सभी बच्चों को पता होगा कि आधे से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो पब्लिक वाली होती हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू मान लो अप्लाई होता है उसमें, है ना, और बाकियों में डायरेक्ट एप्लीकेशंस वगैरह भी आप कर सकते हो। अब जो डॉक्यूमेंटेशन का जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने जो बैचलर्स में जो भी हम इंडिया से पढ़ाई करते हैं वो बैचलर्स की इन्फॉर्मेशन आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से बैचलर्स में पढ़ाई करी हुई है, जब आप डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटीज को हैंड ओवर करोगे, आप इन्हें मान लो डायरेक्ट एप्लीकेशन के थ्रू अपने यूनिवर्सिटी को भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करें। अब आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि उस यूनिवर्सिटी को या यूनिवर्सिटीज को आपके इंडिया की जो बैचलर्स की यूनिवर्सिटी है उसके बारे में एक एक पॉइंट पता होगा। उनका काम क्या होता है चेक करने का कि भाई एक सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि आपकी यूनिवर्सिटी इंडिया में H+ है कि नहीं है ना। H+ है तो आपका एक स्टेप पूरा हो गया। अब आपके वो बाकी डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स में आप जितनी इन्फॉर्मेशन उनको अपने एंड से दे सकते हो उतना उनके लिए आसान हो जाता है आपकी प्रोफाइल को प्रॉपर्ली इवेलुएट करने के लिए। जिसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं इंपॉर्टेंस के तौर पे, पहला आपको ध्यान रखना है नया रूल जो बेसिकली आया है उसके हिसाब से अगर आपकी बैचलर्स मान लो 2023 में कंप्लीट हुई है और आपने 2024 में मान लीजिए अभी किसी ने अप्लाई किया है ना, तो आपकी जो बैचलर्स की जो पढ़ाई 2023 में जिस भी मंथ में एंड हुई थी उससे 1 साल तक ही आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट एप्लीकेबल रहेगा।
जैसे ही वो 1 साल पूरा हो जाएगा आपके पास सारे रिजेक्शंस आ जाएंगे अगर आपके पास में फाइनल डिग्री आप सबमिट नहीं करा रहे हो एप्लीकेशन के टाइम पे। प्रोविजनल डिग्री एग्जैक्टली आपकी सिर्फ 1 साल तक की वैलिड रहने वाली है ना। दूसरा क्या पॉइंट आ जाता है, जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको जो हमारे इंडिया में मान लो जो हमें मार्क्स मिलते हैं वो मिलता है हमें CGPA में या परसेंटेज बेसिस पे मान लो मिल गया है ना। अब CGPA या परसेंटेज बेसिस में जब मार्क्स मिलता है, इसको जब कोई भी यूनिवर्सिटी या मान लो यूनिवर्सिटीज वगैरह जब इसको कन्वर्ट करेंगे जर्मन ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से, तब उनको एक फैक्टर जानने की ज़रूरत होती है या एक वेरिएबल जानना होता है कि आपका इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज़ आपने जहाँ से पढ़ाई करी है उसका मिनिमम पासिंग ग्रेड कितना था या मिनिमम पासिंग परसेंटेज कितना था। वो इन्फॉर्मेशन उनके पास में नहीं होती है ना। वो आपको खुद से अगर आप दे दोगे तो उनका काम आसान हो जाएगा। जो आपकी प्रोसेसिंग भी होती है यूनिवर्सिटीज को जो टाइम लगता है वो टाइम आपका कम लगेगा। साथ के साथ में आपको जो और पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे कि भाई आपके जो अपना पूरा सिलेबस है आपका बैचलर्स का वो सब आप अपलोड करो। आपके कितने क्रेडिट पॉइंट्स बन रहे थे बैचलर्स की डिग्री में वो सब अपलोड करो। लेटर ऑफ मोटिवेशन को जो है वो प्रॉपरली आप डिज़ाइन करो उसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए। तो डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से बहुत रिजेक्शंस आते हैं और वो अगर सही से नहीं डाल पा रहे हो आप तो आपको चांसेस ऑफ एडमिशन आपके बहुत गिर जाएंगे। तो ये एक ऐसी मिस्टेक है जिसको आप बहुत ध्यान से अगर आप टाइमली एप्लीकेशन करोगे तो आप अवॉइड कर सकते हो। अच्छा, तीसरा पॉइंट आप जो इसमें डिस्कस करेंगे वो है कि इग्नोरेंस ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, या आप कह सकते हो कि आप मान लो कई मेरे पास में जो एप्लीकेशंस के लिए क्वेरीज आती हैं जो इसमें रजिस्टर भी होते हैं हमारे साथ में, वो उनका क्या होता है कि सर मेरे आइल्स में 6 बैंड्स आए हुए हैं ना, 6 बैंड से मेरा करवा दो। कुछ के मान लो 6.5 बैंड्स आ रखे हैं, ठीक है, बट उनके पास में जर्मन लैंग्वेज का कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है। अब आप जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी में इंग्लिश टॉट के प्रोग्राम्स अगर उठा के देखो, चाहे कोई भी बैकग्राउंड से हो आप, है ना, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आप मैनेजमेंट के बैकग्राउंड, आप आर्ट्स के बैकग्राउंड, किसी भी बैकग्राउंड से हो गया आप, जो आपके पास इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स के ऑप्शंस निकल के आएंगे। तो जो मेरा पहला पॉइंट था कि भाई आपको मैक्सिमम जगह पे अप्लाई करना है, वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? सबसे ज़्यादा अगर आइल्स का स्कोर अगर कोई भी यूनिवर्सिटी अगर जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटी अगर मांग रही है तो वो 7 बैंड्स मांगती है, उससे ज़्यादा कोई नहीं मांग रहा है अभी तक, ठीक है। अगर आपके 6 आए होंगे तो 6 में आपके ऑप्शंस अप्लाई करने की यूनिवर्सिटी के वैसे ही कम हो जाते हैं, ठीक। दूसरा है, कई सारी इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स की यूनिवर्सिटी इंग्लिश में पढ़ाने के बाद में भी आपको A1 या A2 का जर्मन प्रोफिशिएंसी मांगती है। हो सकता है कि वो एप्लीकेशन के टाइम पे ना मांगे, बट बोल दे कि आप एनरोलमेंट से पहले मेरे को A1 या A2 जमा कराओ। अब ये चीज़ें अगर आपने सोचा कि भाई मेरे पास में अभी जो समर 25 का इंटेक भी मान लो आने वाला है, उसकी आखिरी यूनिवर्सिटी जो डेडलाइंस होती हैं वो 15 जनवरी तक होती है, बट इसका ये मतलब नहीं सब 15 जनवरी तक जो है वो डेडलाइंस पहुंची हुई है ना। एप्लीकेशंस ऑलरेडी कुछ की शुरू हो चुकी है और मान लो कुछ की अभी सितंबर में शुरू होंगी जो अक्टूबर एंड में ख़त्म होंगी, और वैसे करके नवंबर दिसंबर में शुरू होकर ख़त्म हो जाती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई आइल्स कोशिश करो कि अगर 6 आ रखा है, 6 में आपके ऑप्शंस कम होंगे, आप उसको दोबारा देना है, दोबारा दो, 6.5 कैसे भी करके लाने का ट्राई करो। 7 आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आइल्स में 6 है, ऑप्शंस कैसे बढ़ सकता है कि फिर आप पैरेलली A1 या A2 का सर्टिफिकेट करो ही करो। और ये खासकर उस स्टूडेंट के लिए जिन्होंने मान लो आपने विंटर वाले में ट्राई किया हुआ है, विंटर में आपका नहीं हो पाया एडमिशन, तो विंटर में अगर आपका रिजेक्शंस अगर आए हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो उसको समर में कैसे आप चांसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं वो इसी तरीके से कर सकते हो। वापस से सेम जगह पे अप्लाई करने से कुछ अलग चेंज नहीं होने वाला है ना। तो ये आपको कोशिश करना है कि आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बोथ आइल्स मतलब कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्लस आप जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी दोनों को ही साथ के साथ में पढ़ो। जो चौथा पॉइंट हम लोग इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है ECTS की रिक्वायरमेंट्स और सब्जेक्ट वाइज रिक्वायरमेंट एडमिशन्स के लिए जो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं। आप लोग मान लीजिए ये मास्टर्स में अगर आप लोग अप्लाई करते हो, वहाँ पे आप जर्मन यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स को जब चेक करोगे, वहाँ पे आप देखते हो कि उन्होंने लिखा होता है कि भाई आपके मिनिमम ओवरऑल मार्क्स बैचलर्स में कितना होना चाहिए, प्लस आपका एक अगर आपने मान लो फॉर एग्जांपल डेटा साइंस के लिए अगर अप्लाई किया तो डेटा साइंस में सब्जेक्ट वाइज रिक्वायरमेंट लिखी हुई होती है कि आपने बैचलर्स में कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स अगर पढ़े हुए हो और वो सब्जेक्ट्स के क्रेडिट पॉइंट्स मान लो 15 या 20 अगर बनते हो तो ही आप हमारे पास में अप्लाई करो। अभी हो क्या रहा है कि अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो खाली कोर्स का आपने नाम देखा और आपको सही लग रहा है कि हाँ डेटा साइंस में को करना है, आपने उसके लिए आगमन करके अप्लाई कर तक। यही एक कारण है कि जो यूनिवर्सिटीज़ जर्मनी में जो एप्लीकेशंस पहुंच रही है वो एक्सीड कर जा रही है उनके एक्सपेक्टेशन से। 5,000 6,000 एप्लीकेशन उनको हर एक यूनिवर्सिटीज़ को मिल जा रही है। अब इसको बहुत स्मार्टली आप लोग को हैंडल करना होगा। उसमें पहला पॉइंट क्या है समझने का कि ECTS की रिक्वायरमेंट्स चेक कर लो, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, अगर उस
एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ये लिखा हुआ है कि मेरे पास वही लोग अप्लाई करें जिनके पास में बैचलर्स में 180 ECTS बन रहा होगा। अब 180 ECTS को इंडिया में जो हमने बैचलर्स करा है उसके क्रेडिट पॉइंट से कंपेयर मत करना, दोनों में डिफरेंस आता है, ठीक है। इंडिया में जो ECTS होता है, अगर आपकी बैचलर्स की डिग्री में मान लो बीटेक के बच्चे के पास में 190 से 200 के आसपास में अगर क्रेडिट पॉइंट्स बन रहा होगा, आपको उसको मल्टीप्लाई करना एक फैक्टर से 1.2 से, वो आपको देगा ECTS की वैल्यू। और सेम अगर किसी ने इंडिया में 3 साल की अगर बैचलर्स कर रखा है BBA का या मान लो BCA की अगर आपने डिग्री ले रखी है, आपके 140-150 के आसपास में यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट्स बनेंगे, उसको मल्टीप्लाई करो अगेन आप 1.2 के फैक्टर से, तो आपको ECTS जो है एक मिल जाएगा। तो जहाँ पे जर्मन यूनिवर्सिटीज़ से रिक्वायरमेंट में ये लिखा होगा कि भाई मेरे पास 180 वाला ही अप्लाई करे या 210 वाला अगर अप्लाई कर रहा हो, वहाँ पे पहले चेक करो कि मेरा ECTS का रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साथ के साथ में जो दूसरा पॉइंट है कि स्पेसिफिकली डेटा साइंस के एग्जाम्पल से इसको आसान हो जाता है समझाने का। डेटा साइंस मात्र कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। अगर किसी के पास बैचलर्स में इंडिया में 3 साल की डिग्री है और उसने मेजर्स में मान लो एग्जांपल एक BSc मेजर्स में स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस कर रखा होगा, वो एज कम्पेयर टू कंप्यूटर साइंस के बीटेक स्टूडेंट से ज़्यादा सुटेबल कैंडिडेट होगा किसी भी यूनिवर्सिटी में जिसको डेटा साइंस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स, स्टैट्स और कंप्यूटर तीनों के कंपोनेंट इसको मिल जाते हैं। तो आपको जर्मन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट में चेक करना है कि उनको डेटा साइंस के एडमिशन के लिए या EA के एडमिशन के लिए कितने उन्होंने ECTS आपके बैचलर्स में से मैथ्स के मांगे हुए, कितने उन्होंने स्टैट्स के मांगे हैं, कितने उसने प्रैक्टिकल कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स मांगे हैं, किसने थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस के मांगे। ये सारा मैच करने के बाद ही अप्लाई करो तो ही आउटकम मिलेगा। अदरवाइज 15-20 जितने जगह पे अप्लाई करते रहोगे, आपकी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फीस ही वेस्ट हो रही है और मान लो टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है इसमें, है ना। तो स्मार्टली थोड़ा सा आप अगर एनालाइज करोगे रिक्वायरमेंट्स को देख के, एडमिशन के चांसेस बढ़ेंगे। 5वां पॉइंट जो इसके बाद में डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि एक उसको मिस्टेक कह सकते हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको सोचना चाहिए। जो हमारे पास में एप्लीकेशंस वगैरह आती है या मान लो जो क्वेरीज आती है, उसमें होता है कि सर आप मेरा सिर्फ ये वाला काम करा दो, है ना, मेरे को सिर्फ शॉर्टलिस्ट करके दे दो, मेरे को आप लेटर ऑफ मोटिवेशन बना के दे दो, बाकी हम कर लेंगे। अब ये वाले पॉइंट्स को मतलब हम पर्सनली अवॉइड करते हैं। मैं खास करके कि मैं आपका एक काम करके देने के लिए नहीं हूँ, है ना। हम लोग को पूरा प्रोसेस क्यों करना होता है, क्योंकि उसमें आती है बात टीम वर्क की। आप हमसे नहीं बिगड़ाते हो, आप खुद से बिगड़ करते हो, तो उसमें टीम वर्क की बहुत ज़रूरत होती है। कोई मान लो कोई जॉब कर रहा होगा, कोई आप पढ़ाई कर रहे होगे, आपके कोई ऑलरेडी जर्मनी में मान लो गया भी होगा, अगर आपको किसी ने बोला कि भाई ठीक है मैं आपका एप्लीकेशन भर दूंगा, एक एक पॉइंट जो बारीकी से देखा जा रहा है या जिस लेवल का कंपटीशन जर्मन की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ने अचीव कर लिया है, वो गारंटीड है कि वर्ल्ड में जो बाकी कंट्रीज़ को भी आप कंपेयर करोगे ना, सबसे मुश्किल अब जर्मनी में एडमिशन होना हो चुका है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। तो आपको एक टीम हैंडल करनी पड़ती है जिसमें कि आपको एग्जैक्ट पता कि भाई मेरी एप्लीकेशन की डेडलाइन नहीं जा रही होगी। जब आप एक यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन भरना शुरू करते हो, उसमें 15 अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट और डॉक्यूमेंट्स मांग लेता है वो, है ना, जो आपको पता भी नहीं चलता है अगर आपसे उसकी वेबसाइट को चेक करोगे तो। वो आपको चीज़ रियलाइज होती है कब, जब आप एक्चुअली में एप्लीकेशन भरना शुरू करते हो। कुछ डॉक्यूमेंट्स वो मांगेगा आपको अलग से, ECTS का अलग से चार्ट ही मांग लेगा, आपके जो इंटर्नशिप है उसके डॉक्यूमेंट्स अलग आपको जमा कराने होंगे ना, डॉक्यूमेंट्स में आप कुरियर जाना है नहीं आना है, सब चीज़ें देखनी होती है। तो एक टीम वर्क का इसलिए एम्फेसिस बहुत ज़्यादा बन जाता है, और वही हम लोग भी कोशिश करते हैं कि अगर हमारी टीम में से कोई अवेलेबल नहीं है तो आपके पास दूसरा बंदा रहता है जो हैंडल करता है इन सब चीज़ों को। और सारे जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी है, ये सब डॉक्यूमेंटेशन भी जो बेसिकली है वो सब पे डिवाइड होते हैं। और उसी तरीके से आप अपने लेवल पे भी करोगे कि अगर आप मान लो 2-3 लोग मान लो मिल के कर रहे हो तो शायद ये चीज़ें आसान हो जाती है। सिंगल बंदे को इतनी चीज़ें रियलाइज़ करने में प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप टीम में मिल के वाला काम करते हो जर्मनी में अप्लाई करने का, और जो बाकी के मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं पहले इस वाले वीडियो में, क्या क्या थे वो पॉइंट्स। पहला पॉइंट था कि आप मैक्सिमम जगह पे अप्लाई करने की कोशिश करो रादर देन अप्लाइंग टू ओनली लेट्स से हैंडफुल ऑफ यूनिवर्सिटीज़, है ना। दूसरा पॉइंट हमने जो डिस्कस किया कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसा चीज़ है जो आपको किसी भी चीज़ में आगे जाके ले जा सकती है सक्सेसफुल एप्लीकेशंस करने के लिए, है ना। और अगर इस डॉक्यूमेंटेशन में कई बार ये भी होता है कि आपने मान लो यूनिवर्सिटीज वगैरह पे अप्लाई किया, वो गलती भी कर सकता है। अब वो गलती करेगा तो आपको उसको फिर बताना नहीं पड़ता है कि भाई आपसे गलती, उसको करेक्ट करो। वो आप एक स्ट्रॉन्ग वैलिड डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के साथ ही उसको बता सकते हो। तीसरा जो हमने डिस्कस किया था, जो एक मिस्टेक लोग करते हैं, वो इग्नोर करते हैं कि मेरे को लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, है ना। अब ये सब नहीं पड़ता था पहले, आसान था होना। आज से 4 साल 5 साल पहले जर्मनी में एडमिशन आसान थे, अब हो गई चीज़ें डिफिकल्ट। तो आपको ये सारे ही फैक्टर्स के लेके चलने पड़ेंगे। और चौथा था कि ECTS का रिक्वायरमेंट जो है वो आप
ध्यान से देखो, सब्जेक्ट वाइज रिक्वायरमेंट की ध्यान से देखो एंड टीम वर्क पे काम करो। कोई भी मान लो आपको इसमें आगे अभी समर इनटेक आने वाला है 25 का, या मान लो उसके बाद विंटर इनटेक वगैरह भी है, बैचलर्स में या मास्टर्स की एप्लीकेशन वगैरह में ईपीएस के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं या असिस्टेंस चाहिए, टेस्ट एएस के रिगार्डिंग क्वेश्चन से असिस्टेंस चाहिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी आज के टाइम में हम लोग अब शुरू किए एडमिशन कराने का, क्योंकि पब्लिक में डिफ़िकल्टीज बढ़ती जा रही है, आपके जो आपकी प्रोफाइल है बहुत स्ट्रॉन्ग मांगी जा रही है आजकल। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चंस वगैरह वो आप लोग डिस्कस करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।